नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी अद्भुत जंग की जहां पे एक नेता ने ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने का सपना देखा, लेकिन अपने ही देश के नेताओं ने उनके रास्ते में बाधा डाली। तो आइए जानते हैं उस दौर की राजनीति और सच्चाई जो भारत देश के भविष्य को बदल सकती थी। 1936 से 1937 के बीच CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे और 1938 में गांधी की सहमति से सुभाष चंद्र बोस जी को चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन चेयरमैन बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसे काम करने चालू कर दिए जिससे CWC के मालिक यानी कि अंग्रेजों को तकलीफें होने लगी थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने CWC के लाखों सदस्यों को ये इन्फॉर्मेशन देनी चालू की कि हमें ब्रिटिश को खदेड़ने के लिए हथियारों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने सदस्यों को सैन्य ट्रेनिंग देना भी चालू कर दिया था। इसी दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वर्ल्ड वॉर हमारे लिए आजादी पाने का एक अच्छा अवसर है और अगर CWC के सभी सदस्य एक साथ आ जाते हैं तो हम अंग्रेजों को आसानी से भगा सकते हैं। इस तरह के प्रस्तावों से अंग्रेज नाराज हुए और अंग्रेजों ने अपने वफादार गांधी और नेहरू से ये कहा कि सुभाष चंद्र बोस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकाला जाए। जब 1939 में CWC चेयरमैन को चुनने की बारी आई तो गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को चेयरमैन बनाने का विरोध किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। गांधी ने जवाहरलाल और अबुल कलाम और बाकी नेताओं को चुनाव का फॉर्म भरने के लिए कहा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के सामने खड़ा होने को कोई तैयार नहीं था। अंत में गांधी ने अपने कट्टर भक्त सीतारमैया को चुनाव भरने के लिए कहा। इनकी शकल देखकर आपको लगेगा कि गांधी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। गांधी और नेहरू ने सीतारमैया के पक्ष में पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार किया। गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे देखकर सीतारमैया को वोट करो और चुनाव के पहले गांधी इस हद तक पहुंच गया, गांधी को कहना पड़ा सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। सीतारमैया की तुलना में सुभाष चंद्र बोस जी के पास इतना बजट नहीं था कि वो पूरे देश में प्रचार कर सके और उनका प्रचार अभियान थोड़ा फीका रहा। जब चुनावी नतीजे आए तो महात्मा सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीत चुके थे। अब सुभाष चंद्र बोस जी का ये प्रस्ताव था कि गोरों के खिलाफ अब हमें जापान की मदद करनी चाहिए और अंग्रेजों को अब खदेड़ने का समय आ चुका है। चुनाव जीतकर सुभाष चंद्र बोस जी ने इस बात को कॉमन नॉलेज में ला दिया कि देश के कार्यकर्ता और देश के क्रांतिकारी गांधी और नेहरू की अहिंसा मूवमेंट को बकवास नजर से देखते हैं और वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बताए गए मार्ग का समर्थन करते हैं। ये वो फोटो है जो भारत की आजादी की लड़ाई की असली तस्वीर दिखाता है। दरअसल CWC में गांधी और नेहरू अंग्रेजों की बदौलत टिके हुए थे। वे जानते थे अगर सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया तो गांधी और नेहरू के पास इतना जन आधार नहीं है वो CWC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टिक सके। CWC में कुल 16 सदस्य थे जिसमें से 15 सदस्य अंग्रेजों के वफादार थे। अंग्रेजों ने अपने वफादारों से कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी की जीत के विरोध में जाके आप सभी इस्तीफा देना चालू करें, लेकिन गांधी इससे भी आगे निकल गया। गांधी ने कहा सीतारमैया की हार मेरी हार है तो सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा। अंत में 16 में से 14 सदस्य इस्तीफा दे चुके थे और अंत में सुभाष चंद्र बोस जी को मजबूरन CWC से इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह 1939 में ये पहली दफा था जब जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के हाथों CWC गंवाने वाले थे। अगर सुभाष चंद्र बोस CWC पर कमांड बना लेते तो अंग्रेजों को 6 महीने के अंदर अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ता या फिर होलसेल में कत्ल कर दिए जाते और फिर ऐसी स्थिति में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी होते। आज भारत की स्थिति बहुत अलग होती। जितना शक्तिशाली चीन बन चुका है आज इतना शक्तिशाली भारत भी होता। जब महात्मा सुभाष चंद्र बोस जी ने ये देखा भारत में रहते वो मूवमेंट खड़ी नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने देश छोड़ दिया और जापान चले गए और सैन्य कार्रवाई द्वारा अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई। लेकिन इसके लिए उन्हें काफी धन चाहिए था। सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल पटेल लंदन में उद्योगपति थे और वो ये भी जानते थे कि भारत में CWC को गांधी और नेहरू ने कब्जा किया हुआ है और स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर पब्लिक का अच्छा खासा टाइम पास किया हुआ है। जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने वसीयत में अपनी सारी मिल्कियत का वारिस सुभाष चंद्र बोस को बना दिया। अब पर्याप्त मात्रा में धन आ जाने की वजह से सेना खड़ी करने की स्पीड में तेजी आ जाती, जिससे अंग्रेजों को बहुत बड़ा नुकसान होता। अंग्रेजों ने जवाहरलाल और गांधी को यह समझाया कि वो सरदार पटेल को समझाएं कि सरदार पटेल वारिसान का दावा करें। सरदार पटेल ने इस संपत्ति से वंचित करने के लिए वारिस का दावा ठोका। इस मुकदमे के कारण सुभाष चंद्र बोस जी विट्ठल पटेल की संपत्ति से वंचित हो गए और फिर सेना खड़ी करने में मुश्किलें बढ़ चुकी थी। जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो अक्टूबर में सरदार पटेल ने घोषणा की कि कथित विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस के मारे जाने की खबर की पुष्टि करने के लिए हमारे पास कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन जवाहरलाल ने नवंबर में सरदार पटेल के इस बयान को पलट
कर दिया और ये घोषणा कर दी कि सुभाष चंद्र बोस जी दुर्घटना में मारे गए हैं। मृत्यु की घोषणा के बाद नेहरू के लिए अब पीएम बनने का रास्ता साफ हो चुका था। हालांकि बाद में नेहरू को पटेल की ओर से चुनौती का सामना करना पड़ा था, लेकिन टाटा, बिरला, गोदरेज, साराभाई आदि उद्योगपतियों ने पटेल को पिछड़ने के लिए राजी कर लिया था। अगर पटेल अगले चुनावों तक टिक जाते तो नेहरू और अंग्रेजों के लिए समस्या खड़ी हो सकती थी। 1947 में जब अंग्रेज देश छोड़कर गए तो उन्होंने अपने वफादारों को सत्ता में बैठाया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर उनके वफादार बैठे होने चाहिए। लेकिन नेहरू पीएम बनने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी से लगातार खतरा महसूस करते रहे। इस तरह के काफी विश्वसनीय संकेत हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी स्टालिन की कैद में थे, लेकिन इस बारे में कोई सुराग नहीं है कि क्या वे अंत तक स्टालिन के पास ही रहे या स्टालिन के किसी समझौते के तहत सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश के हवाले कर दिया था। हाल ही में प्रकाशित अनुज धर की किताब इंडिया बिगेस्ट कवर अप में धर ने लिखा है कि ऐसे कई पुख्ता संकेत मौजूद हैं जो इशारा करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस स्टालिन की कैद में होने की बात जवाहरलाल और राधाकृष्णन को पता थी। उस समय रशिया में राजदूत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी जीवित हैं और स्टालिन की कैद में हैं, हालांकि डॉक्टर साहब ने यह जानकारी भारत के नागरिकों को कभी भी नहीं दी। नेहरू जानते थे अगर ये बात पब्लिक में आ गई तो उनके झूठ की पोल खुल जाएगी और उनका पॉलिटिकल कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर नेहरू पर उन्हें देश में लाने का दबाव बनेगा और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। यदि नेताजी भारत लौट आते हैं तो CWC को टेक ओवर कर लेंगे और उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। राधाकृष्णन को खामोश करने के लिए नेहरू ने 1953 में उपराष्ट्रपति बना दिया और फिर 1956 में राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया। दूसरे शब्दों में राधाकृष्णन ने एक महत्वपूर्ण जानकारी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री को धमकाया और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी। खैर, इस बात में कोई शक नहीं, डॉक्टर साहब अंग्रेजों के काफी वफादार थे और अंग्रेज उन्हें कई तरह के अवार्ड देकर नवाजते रहते थे। माना जाता है कि रशिया में उन्हें राजदूत के पद पर अंग्रेजों द्वारा बैठाया गया था ताकि रशिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी वो सीधा अंग्रेजों को रिपोर्ट कर सके। नेहरू CWC को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, लेकिन इसके लिए लगातार उन्हें सुभाष चंद्र बोस जी से चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा। 1960 तक भी सुभाष चंद्र बोस नेहरू के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बने रहे और इसी कारण नेहरू सुभाष चंद्र बोस से नफरत किया करते थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।